इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर इसका सेकंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन इसकी फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी इन डिफरेंट एजेस। जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था, इंडियन सोसाइटी क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन किस प्रकार से सोसाइटी में चेंजेस होते चले गए और उसी प्रकार से हमारी एजुकेशन भी चेंज होती चली गई। जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे शिक्षा का स्वरूप भी बदलता चला गया। तो इसी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक युग में शिक्षा, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट हुई थी करीब 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है वैदिक पीरियड को। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैदिक पीरियड में अगर हम बात करते हैं एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम शुरुआत करते हैं आपकी प्रारंभिक वैदिक काल से, या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं वैदिक पीरियड। अब अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो इसमें देखिए कुछ मुख्य चीजें थी वैदिक पीरियड में। यहाँ पर शिक्षा के स्वरूप में 4 चीजों को लिया गया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात शिक्षा की शुरुआत हो रही थी धर्म से और अल्टीमेट था हमारा मोक्ष। धर्म के साथ साथ चलते हुए किस प्रकार से हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 चीजें और बताई गई कि शिक्षा में एक बात करी गई आपकी हमारे जीवन से आधारित पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या अर्थात यहाँ पर पूरी तरह से बात करी गई मोक्ष की। पराविद्या में किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, यहाँ पर बात करी गई आध्यात्मिक जगत की। और अपरा में बात करी गई भौतिक जगत की। तो अपरा विद्या में हमने इस तरह से बात करी कि छात्रों को किस प्रकार से सामाजिक ज्ञान दिया जाए और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। अब जब हमने बात करी यहाँ पर परा और अपरा विद्या की, तो परा और अपरा इन दोनों में ही हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक में शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, वैदिक युग में शिक्षा की विशेषताएं। अब अगर हम बात करें वैदिक युग में शिक्षा की विशेषताओं की, तो इस संबंध में भर्तृहरि के अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु समान है। पशु में बुद्धि का अभाव होता है, उसमें बुद्धि और विवेक के अभाव के कारण ही वह पशु है, और अगर व्यक्ति में बुद्धि और विवेक का अभाव है तो वो पशु स्वरूप बन जाता है। वैदिक युग में हमारा मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, और शिक्षा इसी आधार पर दी जाती थी। तो अब हम जब बात कर रहे हैं वैदिक युग में शिक्षा की विशेषताओं की, देखिए हम जान चुके हैं समाज क्या है, समाज में परिवर्तन, उसके अनुसार शिक्षा का स्वरूप। अब चूंकि वैदिक युग पूर्ण रूप से मोक्ष पर आधारित था, यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य था आत्मज्ञान, आत्मानुभूति। हमें किस प्रकार से आत्मज्ञान होना है, आत्मा की अनुभूति होनी है, आत्मबोध होना है। तो उसी के आधार पर कुछ शिक्षा की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली किस तरह की थी। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से गुरुकुल पर आधारित थी, अर्थात छात्र माता पिता से अलग गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त करते थे, और यहाँ पर गुरु उनको मौखिक रूप से प्रवचन देते थे, मौखिक रूप से प्रवचन देते थे, और इसके साथ ही साथ छात्र उनके प्रवचनों को सुनते थे और उसका मनन करते थे, चिंतन करते थे। उस समय पूरी तरह से मौखिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन था। इसके बाद आता है शिक्षण संस्थाएं किस तरीके की थी। तो मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाएं 2 प्रकार की थी, एक तो गुरुकुल
और दूसरा ऋषि आश्रम। हमारी गुरुकुल प्रणाली वैदिक पीरियड से ही चली आ रही है, या जब से शुरुआत हुई तब से गुरुकुल प्रणाली चली आ रही है। इसमें गुरुकुल कहाँ थे? ये बहुत शांत वातावरण में बनाए जाते थे, नगर से बहुत दूर, शहर से दूर, बहुत शांत वातावरण होता था। और गुरु को एक तरह से आध्यात्मिक पिता या मानस पिता कह सकते हैं। छात्र पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। इसके बाद जैसे अगर हम वर्तमान में देखें तो हरिद्वार में हमारे गुरुकुल कांगड़ी है, या वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो वैदिक पीरियड में हमारा पाठ्यक्रम, इसमें मुख्य रूप से चूंकि पाठ्यक्रम भी हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित था, तो इसमें जिन विषयों को लिया गया उसमें मुख्य रूप से राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क विज्ञान इत्यादि सम्मिलित हैं। अब इसकी विशेषताओं में नेक्स्ट आती है हमारी परीक्षा। तो एग्जामिनेशन सिस्टम किस प्रकार का था? डेली बच्चों की मौखिक परीक्षा, या जिसको आप ओरल एग्जाम कहते हैं, वो डेली लिया जाता था। कोई भी नई चीज बताने के पहले गुरु उनसे जो कुछ भी उन्होंने पहले पढ़ाया होता था उससे संबंधित प्रश्न पूछते थे। अनुशासन, गुरुकुल में अनुशासन बहुत सख्त था, और यहाँ पर स्व अनुशासन की बात करी जाती है। छात्रों को पूर्ण रूप से अपने आप को अनुशासित करके रखना पड़ता था, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता था उनको। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। तो यहाँ पर वैदिक पीरियड में स्त्रियों को शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यहाँ पर वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। इसी में आता है गुरु शिष्य संबंध। तो वैदिक पीरियड में गुरु और शिष्य के संबंध बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर उनके मध्य कोई संस्था नहीं थी जो कार्य कर रही हो। दोनों का एक आपस में, जिसे कहते हैं कि पर्सनल कांटेक्ट में रहते थे। अगर शिष्य को कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो गुरु से डायरेक्ट पूछता था, और गुरु को जो भी आज्ञा देनी है वो शिष्य को डायरेक्ट आज्ञा देते थे। शिष्य गुरु की सेवा करता था, पूरी तरह से उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो स्वीकार करता था। उस गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनके लिए भिक्षा मांगना, और गुरुकुल से संबंधित या आश्रम से संबंधित जितने भी काम थे उनको शिष्य बहुत खुश होकर के करते थे। तो ये तो थी आपके वैदिक काल में कुछ शिक्षा की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या। अब नेचुरल है कि जहां पर मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की, आत्मानुभूति की, धर्म की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि शिक्षा के उद्देश्य भी इसी से संबंधित थे। तो शिक्षा के उद्देश्यों में पहले बात करते हैं हम पवित्रता की भावना का विकास करना। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य था छात्रों के मन में पवित्रता की भावना का विकास करना, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य था। इसके बाद चरित्र निर्माण, एक उत्तम चरित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास में भी उस समय मुख्य रूप से बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट तो होता था, लेकिन मुख्य रूप से उसमें उसका शारीरिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सारे विकास सर्वोपरि माने गए थे। इसके बाद अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। प्राचीन काल में छात्रों के अंदर अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करने की, मतलब ये गुरु का कर्तव्य था कि वो छात्रों के अंदर अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करे। उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास करना। सामाजिक भावना का विकास होने से क्या था कि जब छात्र अलग अलग परिवारों से आकर के गुरुकुल में रहते थे तब वो मिलजुल करके रहते थे। एक चीज
और हमको ध्यान में रखनी है कि गुरुकुल में वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि वर्ण व्यवस्था आई, ये आई है आपके उत्तर वैदिक काल में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस समय ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जिसकी जो रुचि होती थी वो उस प्रकार के कार्य विद्यार्थी करते थे। ईश्वर की भक्ति, धार्मिक भावना का विकास, सबसे इंपॉर्टेंट था मोक्ष प्राप्ति पर बल और भावी जीवन की शिक्षा। देखिए, जब हम गुरुकुल से निकल करके भावी जीवन में प्रवेश करते थे, मतलब ब्रह्मचर्य से निकलने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, उस समय जीविका चलाने के लिए उन्हें कृषि की शिक्षा और पशुपालन, ये 2 शिक्षाएं मुख्य रूप से दी जाती थी। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि वैदिक युग में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार से शिक्षित किया जाता था छात्रों को। क्योंकि वैदिक युग पूर्ण रूप से, जैसे हम कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा एक बेहद पवित्र युग के रूप में वैदिक पीरियड को लिया जाता है, जहां पर कि पूरी तरह से हम धर्म की बात करते थे, मोक्ष की बात करते थे, और उस समय तक किसी प्रकार का कोई आडंबर या रूढ़िवादिता नहीं थी हमारे समाज में। तो वैदिक युग में एक सामान्य शिक्षा होती थी और एक होती थी उच्च शिक्षा। अब अगर हम सामान्य शिक्षा की बात करें तो ये शुरू होती थी प्राथमिक शिक्षा में, जिसको कि हम कहते थे विद्यारंभ संस्कार। ये 5 साल की अवस्था में शुरू होता था। और विद्यारंभ संस्कार का क्या मतलब है? विद्या को आरंभ करने का संस्कार, कि बच्चा 5 साल की अवस्था में गुरुकुल जाएगा और वहां पर वो अपनी विद्या को प्रारंभ करेगा। वहां पर गुरु के साथ रह करके वो अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। तो इसमें जो पाठ्यक्रम होता था उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना और उनको बोलना। पूरी तरह से बच्चे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनको बोलते थे, उनको रटते थे, और धीरे धीरे गुरु उनको उसका अर्थ समझाते थे। अब अगर हम बात करते हैं वैदिक पीरियड में उच्च शिक्षा किस प्रकार से होती थी, तो वैदिक पीरियड में अगर हम प्रवेश की बात करें उच्च शिक्षा में, तो यहां पर एक चीज निकल करके आ गई थी वैदिक पीरियड में। जब हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहां पर जब एडमिशन होते थे, प्रवेश दिया जाता था वैदिक पीरियड में, उस समय केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 को ही शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा में ब्राह्मण की उम्र होती थी 8 साल, क्षत्रिय की 10 साल और वैश्य की 12 साल। लेकिन शूद्रों को उस समय उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उच्च शिक्षा प्रदान करी जाती थी। अब पाठ्यक्रम में जैसा कि आपने देखा कि 2 तरह की बात हो रही है जीवन में हमारे, लौकिक विद्या की और परालौकिक की। तो उसको आध्यात्मिक जगत की भी बात करी जा रही है और भौतिक जगत की भी। तो पाठ्यक्रम दोनों से ही संबंधित होता था। अब यहाँ पर हम पराविद्या के अंतर्गत उसको वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद, इस प्रकार के आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और अपरा की अगर हम बात करें तो वहां पर इतिहास, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र इत्यादि इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ये वो विषय थे जो कि उसको भौतिक जगत में सरवाइव करने के लिए, भौतिक जगत में रहने के लिए आवश्यक माने गए। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षण विधियों में जो कुछ भी बताते थे गुरु, उसका चिंतन करना, मनन करना, सेल्फ स्टडी जिसको कि आप स्वाध्याय कह सकते हैं, प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, डिबेट, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, ये सारी शिक्षण विधियां होती थी। मतलब गुरु के साथ गुरु जो बता रहे हैं उसका हमने मनन किया, उसको सुना, उसको पढ़ा, उसके बाद तर्क वितर्क किया, वाद विवाद किया, प्रश्नोत्तर हैं, जो भी चीज है हम सारी चीजें गुरु के संग बातचीत करके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते थे।
इसके बाद अगर हम वैदिक युग में शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो शिक्षण संस्थाओं में मुख्य रूप से गुरुकुल और ऋषि आश्रम हुआ करते थे। अब गुरुकुल में टोल, चरण, घटिका, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि होते थे। अब परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो परीक्षाएं पूर्ण रूप से ओरल होती थी, मौखिक होती थे। रिटन एग्जाम उस समय नहीं लिए जाते थे। वैदिक पीरियड में रिटन एग्जाम्स नहीं होते थे, जो भी एग्जाम्स होते थे सारे ओरल होते थे। अब हम बात करते हैं कि डिग्री किस तरह दी जाती थी, उपाधि। जैसे आज के टाइम में आपने देखा है कि ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो धीरे धीरे हमको डिग्री मिलती चली जाती है। वैदिक युग में अगर हम बात करें तो चूंकि वेद होते थे हमारे, 4 तरह के वेद पढ़ाए जाते थे, जिनके की नाम लिखे हुए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद के पढ़ने की जो आयु सीमा होती थी कि प्रत्येक वेद कितने सालों में खत्म होगा, तो एक वेद खत्म करने में 12 साल का समय लगता था। तो यहां पर इन्होंने कहा कि जब बच्चा 12 साल का सिलेबस या पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था, तब उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। लेकिन अगर उसने 2 वेदों का अध्ययन कर लिया, मान लीजिए कि उसने ऋग्वेद का कर लिया और यजुर्वेद का कर लिया, तो उसको 24 साल लग गए और 24 साल में उसको वसु की उपाधि दी जाती थी। इसी तरह से अगर 3 हो गए तो 36 ईयर्स हो गए, उसमें उसको रुद्र की उपाधि, और अगर उसने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया तो उसको आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो जो वेदों का ज्ञान था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे हमारे वैदिक पीरियड की ही देन है। ये हमारे देश की बहुत अमूल्य धरोहर है। वेद, पुराण, वेदांग, ये सारे हमारे ही देश की उपज हैं। तो इस तरह से एक वेद के अध्ययन में बच्चे को 12 साल लग जाते थे। अब अगर हम बात करें कि शिक्षा के अन्य क्षेत्र क्या थे वैदिक पीरियड में, तो स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, जैसा कि आपको पता है, लेकिन उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। गुरुकुल में वो आती थी, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करती थी, वाद विवाद करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, चिंतन करती थी, मनन करती थी। तो जैसे कि हमारी गार्गी, मैत्री, अपाला, ये सब महिलाएं हमारे वैदिक पीरियड में ही हुई हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा या प्रोफेशनल एजुकेशन किस प्रकार से वैदिक पीरियड में दी जाती थी। अब चूंकि आपको पहले भी बताया कि वैदिक पीरियड में चूंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 को ही शिक्षा दी जाती थी, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो यहां पर क्या था कि अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों का काम क्या था, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रियों का काम था देश की सेवा करना, और वैश्यों का कार्य था कृषि और पशु पालन करना, और शूद्रों का क्या काम था, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों तो अपना अपना काम कर रहे हैं, और शूद्र क्या कर रहे हैं, वो इनकी सेवा कर रहे हैं। तो यहां पर चूंकि वैश्य, उनको व्यापार संभालना होता था, तो इसलिए उनको नाप तोल, वस्तुओं की पहचान, हानि लाभ, प्रॉफिट है, किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है, इन सब चीजों की शिक्षा उनको दी जाती थी। गणित की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, ये सारी शिक्षा उनको दी जाती थी। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। विभिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाना, विभिन्न प्रकार के रोग, उनका निदान। इसके अतिरिक्त सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी कि किस प्रकार से आप स्वयं को किसी भी आक्रमण से बचा सकते हैं। और कला कौशल की शिक्षा, जैसे संगीत की शिक्षा, कला की शिक्षा, चित्रकला, इन सब की शिक्षा इसलिए दी जाती थी क्योंकि ये आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ज्यादा, मतलब आध्यात्मिक उन्नति की प्रगति में ये बहुत ज्यादा सहायक
साबित होते हैं।